अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ पे किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम अपने आज की क्लास में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दो तरह के पाइथन के अंदर लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। दोनों का एक डिफरेंट वे है, डिफरेंट सिंटेक्स है और काम करने का भी तरीका जो है वो अलग है। फॉर लूप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है और वाइल लूप स्पेसिफिक पर्पस या डिटर्मिनेशन डिमांड के लिए यूज़ होता है। हमारे पास दोनों लूप्स को हम लोग वन बाय वन इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे और सबसे पहले तो इनका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। आप सबके साथ स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके तो आपके साथ यहाँ पे एक पिक्चर है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अपना फॉर लूप कि हमारे पास फॉर लूप क्या है। बेसिकली जो पाइथन के अंदर फॉर लूप है वो हमेशा वर्क करता है सीक्वेंस के ऊपर या फिर आइट्रेशन के लिए, आइट्रेबल्स के लिए। अब ये आइट्रेशन या आइट्रेबल क्या है, जिसमें हमें पता होता है कि लूप कितनी मर्तबा कितने टाइम्स चलेगा। तो ये है आइट्रेशन, यानी वन बाय वन हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, आती रहती हैं, आउटपुट में डिस्प्ले करवाते हैं। अब सीक्वेंस की मैंने यहाँ पे बात की थी, तो हमेशा हम लोगों ने अपनी एक डेटा टाइप पढ़ी थी, दैट इज सीक्वेंस। और सीक्वेंस में कौन कौन सी डेटा टाइप फर्दर हमारे पास इंक्लूड थी, स्ट्रिंग थी, टप्पल थी और लिस्ट थी। तो इनमें से, क्योंकि इनमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स आइटम्स मौजूद होती हैं, तो अगर मुझे लिस्ट में देखना है कौन कौन सी आइटम्स और मेरे पास मौजूद हैं, देन आई शुड यूज लूप, फॉर लूप। टप्पल का मैंने यूज करना है तो उसके लिए मैं फॉर लूप करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि इनमें लूप्स मैक्सिमम कितनी बार चलेगा। अगर मेरे पास लिस्ट में 100 आइटम्स है तो मुझे ये पता होगा 100 आइटम्स है, तो इसका मतलब है लूप जो है वो 100 टाइम्स चलेगा। तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। तो उसमें किस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है, लूप जैसे ही स्टार्ट होता है वो हर एक आइटम को चेक करता है कि क्या ये लास्ट आइटम तो नहीं है। लिस्ट है अगर, तो लिस्ट के अंदर वो पहली आइटम को भी चेक करेगा कि क्या ये लास्ट आइटम है। तो वहां पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कि नहीं भाई अभी ये लास्ट आइटम नहीं है, ये तो अभी पहली आइटम है, फर्स्ट आइटम है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पे फॉर लूप क्या काम करता है, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। फॉर लूप जैसे ही ये डायमंड सिंबल हमारे पास जो यूज होता है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। तो फॉर लूप चेक करेगा कि जो पहली लिस्ट में आइटम है क्या ये आखिरी आइटम है कि नहीं है। तो आखिरी आइटम बेसिकली नहीं होगी, तो वहां पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर वो हमारी उसके रिगार्डलेस स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट कर देगा। दोबारा से फिर दूसरे आइटम को चेक करेगा, क्योंकि आइट्रेशन हो रही है। आइट्रेशन कहते हैं कि वन बाय वन आइटम्स को वो चेक करता है और आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। तो इस मेथड को कहते हैं आइट्रेटर या आइट्रेशन इन फॉर लूप। देन जब हमारे पास लास्ट आइटम आ जाएगी कि ये अब लास्ट आइटम है हमारी लिस्ट की, तो जाहिर सी बात है वो एक लास्ट आइटम होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लिस्ट के अंदर आइटम्स मौजूद है, 5 एप्पल्स की लिस्ट मौजूद है। एप्पल, बनाना, फ्रूट्स कहना था, सॉरी, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज और मैंगो। तो जैसे ही वो चेक करेगा मैंगो क्या लास्ट आइटम है, तो बिल्कुल मैंगो मेरे पास उस वक्त लिस्ट के अंदर, फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर लास्ट आइटम होगी। तो वहां पे मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी मेरे पास लूप क्या है, स्टॉप कर जाएगा। लूप उसके बाद चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद फर्दर आगे आइटम्स मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है अपने सीक्वेंस का भी, अपनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस का भी हमें पता होता है कि लूप बेसिकली कितनी बार चलेगा। तो तब फिर हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं, तो देन आपको जो है वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि फॉर लूप का क्या पर्पस है और हमारे पास वाइल लूप का क्या है। तो अब इस फॉर लूप को हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आउटपुट को व्यू करते हैं कि जो हम लोगों ने बात अभी
यूज़ करते हुए इसका फ्लो चार्ट को देखते हुए हम लोगों ने समझी है क्या वाकई ही वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ पे बात की थी कि मेरे पास एक जो है वो लिस्ट मौजूद है, फ्रूट्स की मेरे पास यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। उसके बाद मैं इसका नाम ही फ्रूट्स रख देता हूँ इक्वल। अब लिस्ट के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मेरे पास चूंकि स्ट्रिंग बेस फलों के नाम हैं तो वो मेरे पास किस में आएंगे, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशंस के अंदर आएंगे। एंड लास्ट वन आई हैव दैट इज मैंगो। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मुझे पता है कि कितनी आइटम्स मौजूद हैं। इस वक्त मेरी इस लिस्ट के अंदर 6 आइटम्स मौजूद हैं और फलों की ये मेरे पास लिस्ट है। अब मुझे फॉर लूप का यूज़ करते हुए इनको एक एक प्रिंट करवाना है। बेसिकली जो पीछे हम लोग एक मेथड यूज़ कर रहे थे इंडेक्स का, तो उस पर एक वक्त पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो मेरे पास आइटम मौजूद होती थी वो आउटपुट में डिस्प्ले करवा देता था। अगर मुझे यहाँ पे 6 की 6 आइटम्स एक ही वक्त में आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है तो मैं यहाँ पे या तो यूज़ कर लूँगा स्लाइसिंग का मेथड, ठीक है, या फिर मैं इंडेक्स के लिए 6 बार इंडेक्स मेथड को यूज़ करूँगा। लेकिन इसी को और ज़्यादा मॉडिफाई और सिंप्लीफाई कर दिया गया है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए, कि फॉर लूप को जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं फॉर लूप का सिंटेक्स इम्प्लीमेंट करूँगा। तो क्या है फॉर लूप का सिंटेक्स, सबसे पहले तो हम लोग अपना कीवर्ड यूज करते हैं डेट इज फॉर। अगर आप लोगों ने सेकंड क्लास जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स और वेरिएबल्स को डिस्क्राइब किया था तो उसमें हमने कीवर्ड्स की लिस्ट में फॉर कीवर्ड भी देखा था। तो ये फॉर कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले यूज होगा। देन यहाँ पे अब फॉर के बाद मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल भी कह सकता हूं या फिर आइट्रेशन के लिए वेरिएबल यहाँ पे एक असाइन करूंगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे असाइन कर दिया है फ्रूट। ये ऊपर मेरे पास फ्रूट्स है और ये फ्रूट है, ये डिफरेंट वेरिएबल नेम है, ये डिफरेंट वेरिएबल नेम है। अब इस वाले वेरिएबल का क्या मकसद है फॉर लूप के अंदर, ये पूरे फॉर लूप का सिंटेक्स है। सबसे पहले आएगा कीवर्ड, कीवर्ड के बाद यहाँ पे मेरे पास यूज होगा आइट्रेशन के लिए एक वेरिएबल मैं पास करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये फ्रूट नाम का जो वेरिएबल है ये किसके पास जाएगा, फ्रूट्स वाले वेरिएबल के पास जाएगा, रेफरेंस के पास जाएगा जिसके अंदर ये लिस्ट में आइटम्स मौजूद हैं। ये फ्रूट क्या काम करेगा, एक एक करके इन आइटम्स को गेट करता जाएगा, एक एक करके ये आइटम्स फ्रूट को असाइन होती जाएंगी। अब प्रॉपर इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया फॉर कीवर्ड, उसके बाद आइट्रेटर वेरिएबल बताया, उसके बाद किस में से मुझे ये वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो ये वैल्यूज़ मैंने किस वेरिएबल को दी हुई है, फ्रूट्स को, तो उसके लिए हम लोग इन मेंबरशिप का यूज़ करते हैं। इन हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है जो बताएगा कि ये जो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, मैंगो, ये जो आइटम्स मौजूद हैं वो फ्रूट्स नाम के रेफरेंस के अंदर हैं, तो जाके वहाँ से इनको गेट करो। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एट द एंड कॉलन लगेगा, जिस तरह इफ़ कंडीशन में हमने कॉलन लगाया था इसी तरह यहाँ पे भी कॉलन लगेगा। अब ये प्रॉपर किस तरह से वर्क करेगा, फॉर एक तरह एक बार चलेगा तो ये फ्रूट्स क्या करेगा, फ्रूट ये इस फ्रूट्स के पास चला जाएगा जिसके अंदर ये लिस्ट मौजूद है। पहले फ्रूट के पास आ जाएगा एप्पल, तो मेरे पास आउटपुट हो जाएगा एप्पल। अब एप्पल के बाद वो देखेगा कि हाँ आगे अभी और ज़्यादा आइटम्स इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, फिर उसको सेकंड वैल्यू, इस फ्रूट को सेकंड वैल्यू बनाना साइन हो जाएगी। जैसे ही बनाना भी वो प्रिंट करवा देगा, आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। फिर फॉर लूप देखेगा कि नहीं अभी आगे जो है वो और आइटम्स मौजूद हैं, फिर ये ग्रेप्स इस फ्रूट को असाइन हो जाएगा। यानी टेम्परेरी तौर पे, करंटली मुख्तसर वक्त के लिए ये वाला हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जिसको आइट्रेटर वेरिएबल कहते हैं ये वर्क करता है, जो 1 बाय 1 इन लिस्ट के अंदर से आइटम्स को गेट करेगा और आउटपुट में डिस्प्ले करवाता जाएगा। जैसे ही मैंगो आइटम के पास जाएगा फ्रूट, फ्रूट की बात हो रही है फ्रूट्स की नहीं, ठीक है, फ्रूट्स हमारे पास वो एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें मेमोरी के अंदर लिस्ट स्टोर की गई है। क्लियर है। तो फ्रूट जो है वो जैसे ही मैंगो वाला आइटम गेट करेगा, देन उसके बाद वो आगे देखेगा कि और कोई आइटम अब मौजूद है, तो आइटम तो और आगे मौजूद ही नहीं है, मैंगो जो है वो लास्ट आइटम थी, तो यहीं पे फिर हमारे पास जो लूप है वो स्टॉप कर जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके अब हम देखते हैं।
अब मुझे चूंकि प्रिंट क्या करवाना है, एक एक करके एप्पल, और फिर मुझे अलग अलग लाइन पे करवाना है, तो फॉर लूप भी हमारे पास क्या इसी तरह से डायरेक्टली वर्क करेगा। अब एक हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ी थी या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पढ़ी थी, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, आई लाइक टू ईट, आई लाइक ईटिंग आ, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रेसेस में फ्रूट लिखूंगा, फ्रूट्स नहीं, क्योंकि ये फ्रूट वन बाय वन इस फ्रूट्स की आइटम्स को गेट करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं फ्रूट लिखूंगा, फ्रूट्स नहीं लिखूंगा। तो अब इस सेल को रन करेंगे तो आप देखें ये जो फ्रूट्स था ये इस फ्रूट्स के पास जाएगा, एक एक करके आइटम गेट करेगा। एप्पल आई, अभी वो देखेगा कि ये लास्ट आइटम नहीं है, यहाँ पे एप्पल असाइन हो जाएगी। उसके बाद वो आगे सेकंड इस वाले फ्रूट को वैल्यू असाइन हो जाएगी बनाना। फिर वो चेक करेगा कि नहीं अभी आगे और आइटम्स मौजूद हैं, जब तक मैंगो लास्ट आइटम तक ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। और आप देखें मैंगो, आई लाइक ईटिंग आ मैंगो के बाद मेरे पास और कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले हुआ ही नहीं है मैसेज। तो पहले एक दफ़ा एप्पल के साथ हो गया, फिर बनाना के साथ, फिर ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, मैंगो के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इसमें बेसिकली मुझे भी पता था कि कितनी बार लूप चलेगा, क्योंकि मुझे अपनी आइटम्स का पता था, मुझे अपनी लिस्ट के अंदर मौजूद कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स आइटम्स की नंबर्स पता थे कि 6 इस वक्त मौजूद हैं या 5 इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वन बाय वन मुझे उनको डिस्प्ले करवाना था। तो फिर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया और बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले करवाई है। क्लियर है? यस, आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली कर लें। कोई अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या काम किया है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट असाइन कर दी है, किस वेरिएबल को, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल को। उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर लूप हम तब यूज़ करेंगे जब मुझे पता होगा कि मेरी लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स, कितनी चीज़ें मौजूद हैं, और मुझे पता होगा कि मेरा ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा। 6 आइटम्स मौजूद हैं तो मुझे पता है मेरा लूप कितनी बार, 6 बार चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फ्रूट वाला यहाँ पे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लोग आइट्रेटर वेरिएबल कहते हैं या आइट्रेशन वेरिएबल, जो वन बाय वन क्या काम करेगा, फ्रूट्स के अंदर मौजूद लिस्ट में पड़े इन एक एक आइटम्स को क्या करेगा, असाइन करता जाएगा। यानी इस वक्त फ्रूट की आइटम क्या हो गई है, एप्पल, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये मैसेज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा, वो चेक करेगा कि अभी आगे और भी आइटम्स मौजूद हैं, फिर फ्रूट को बनाना साइन हो जाएगा। इन कहते हैं किस में से ये आइटम्स आपने फ्रूट को देनी है, तो वो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम पास कर दिया जिसमें लिस्ट मेमोरी के अंदर स्टोर की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फ्रूट जो है वो एज आ आइट्रेबल वेरिएबल के नाम पे चलेगा। और उसके बाद जैसे ही मैंगो आएगा मेरे पास कि मैंगो वाला जो आइटम है वो लास्ट है, तो वहीं पे फिर मेरे पास लूप स्टॉप कर जाएगा, आगे नहीं चलेगा। ओके, माय प्लेजर। सो सेकेंड इसकी और भी हम लोग फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ताकि फिर ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब एक हम यहाँ पे आपके लिए एक जो है वो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड नाम की स्ट्रिंग ले ली है और यहाँ पे मेरे पास आ गई है स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू द डेटा एनालिसिस कोर्स एट Xilinx Solutions with the duration of
3 months। चलें, ये मेरे पास एक इस वक्त स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दो, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ भी प्रिंट करवा दी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैसेज के साथ, द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई है स्ट्रिंग, वेलकम टू द डेटा एनालिसिस कोर्स एट ज़ाइनिक सॉल्यूशंस विद द ड्यूरेशन ऑफ 3 months। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास उसने कह दिया कि टोटल जो ये लेन मेथड हम लोग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, उसने कहा है कि इस वाली स्ट्रिंग के जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वो 85 हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो कोड फॉर लूप का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, मुझे इस स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफिक करैक्टर को काउंट करना है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है कि ये जो ए है, ये ए मेरी इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। इसी तरह अगर मुझे ओ गेट करना है कि ओ मेरी इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, तो वो काम मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हुए करूँगा स्ट्रिंग बेस्ड डेटा टाइप के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज़ काउंट, और इसकी मैं स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखूँगा। अब ये बेसिकली जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है काउंट, और उसकी वैल्यू मैंने रखी ही 0 है कि मैं एक ऐसा करैक्टर दे देता हूँ जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू भी है, जे नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि मेरी के इस स्ट्रिंग में जो है वो पता करो जे कितनी बार आया है, जे अल्फ़ाबेट कितनी बार आया है। तो अगर जे आया ही नहीं होगा, मेरी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ ही नहीं हुआ होगा, तो फिर मुझे आउटपुट में 0 वो डिस्प्ले करवा देगा। इसलिए यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में ही 0 रखी है। फॉर अब यहाँ पे आइट्रेशन के लिए मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ 4। यहाँ पे चले करैक्टर ले लेता हूँ कि क्योंकि मुझे यहाँ पे करैक्टर एक स्पेसिफिक करैक्टर यूज़ करना है। और बेसिकली फॉर लूप के अंदर ही हम लोग इफ़ कंडीशन का भी यूज़ करेंगे, जो हमने अपनी इफ़ कंडीशन पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लास में, लैब से पहले की क्लास में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर लूप में भी इफ़ कंडीशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने जो स्पेसिफिक करैक्टर गेट करना है उसका आई वेरिएबल नेम मैंने करैक्टर रख दिया। अब किस में से चेक करना है, तो वर्ड वाले वेरिएबल में से, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वर्ड नाम के वेरिएबल में डिक्लेयर है। उसमें से मुझे कोई एक स्पेसिफिक करैक्टर को काउंट करना है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। अब जिस तरह के मैंने कहा कि इफ़ कंडीशन भी साथ इम्प्लीमेंट होगी, तो इफ़ अगर, अब चूंकि यहाँ पे एक एक करके करैक्टर जो है, या एक एक करके ये जो W है, E है, L है, C है, O, M, P, ये एक एक करके इस करैक्टर को असाइन होता जाएगा। जब भी हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे और वो अपनी स्ट्रिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो करैक्टर बाय करैक्टर चेक करेगा, W को चेक करेगा, E को चेक करेगा, L को चेक करेगा, इस तरह वो करैक्टर बाय करैक्टर चेक करेगा। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर, क्योंकि इफ़ का मतलब क्या है, अगर करैक्टर बराबर है, डबल इक्वल हम यूज़ करते हैं, बराबर है, किसके बराबर है, मैंने यहाँ पे स्मॉल a चेक करना है, तो फिर तुम क्या प्रिंट कर दो, बल्कि प्रिंट करने से पहले तुम काउंट कर दो। अब ये ऑपरेटर क्या, कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, मुझे कोई बताए जल्दी से कमेंट में। प्लस इक्वल ऑपरेटर पाइथन के अंदर कौन सा ऑपरेटर है? एनीवन प्लस इक्वल हमारे पास पाइथन के अंदर कौन सा ऑपरेटर है? यस, दैट इज एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये क्या काम करेगा? यहां तक तो आपको समझ आ गई है कि मैंने एक कंडीशन लगा दी है फॉर लूप के अंदर कि अगर करैक्टर जो है वो ए मिल रहा है,
तो तुमने क्या करना है, काउंट वाले वेरिएबल में उसकी एक वैल्यू का इजाफा कर देना है। बेसिकली शॉर्ट टर्म में हम इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन इसका पूरा मतलब ये है कि काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। अब फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पे उसको ए मिल गया, डी के बाद ए मिल गया, ठीक है, ए मिल गया। इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। फिर उसने चेक किया, उसको दूसरा ए भी मिल गया। अब इस वक्त करंटली काउंट की वैल्यू क्या चल रही है, 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। उसको फिर एक और ए मिल गया है, उसको एक और ए मिल गया, करंटली वैल्यू क्या चल रही है काउंट की, 2, 2 + 1, क्योंकि पहले 2 उसको ए मिल गए थे, अब तीसरा भी मिल गया है, तो पहले 2 में 1 का इजाफा कर देगा, 2 + 1 3। उसके बाद उसको यहाँ पे एक और ए मिल गया, ठीक है, 4 हो गए। करंटली वैल्यू क्या चल रही है काउंट की, 3, तो 3 + 1 कितना हो गए, 4। इसका मतलब है कि टोटल अभी तक उसको मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर 4 छोटे ए करैक्टर मिले हैं। तो फिर मेरे पास आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 4। लेकिन अगर ऐसा मैंने अल्फ़ाबेट दे दिया है लाइक जे, तो जे मेरी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पास एट द एंड आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि इस नाम का अल्फ़ाबेट आपके पास नहीं है मौजूद। तो इसलिए ये वाला हम लोग काम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा देना है कि एट द एंड मुझे काउंट की वैल्यू दे देना। तो यहाँ पे देखें मेरे पास काउंट की वैल्यू क्या आ गई है, 5। वन, 2, 3, 4। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि टोटल ए जो है वो मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं, 5 हैं। तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट मेरे पास 5 आ गई है। अब आई थिंक उसने इस ए को भी ए ही एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उस तरह मेरे पास स्मॉल ए जो है वो 4 हैं। कहीं पे ए लिख तो नहीं दिया मैंने, ओके ये वाला ए भी है, ऐड का ए तो भूल ही गया था। तो आपके पास ये 5 ए हैं, क्योंकि ये ए कैपिटल है। तो यहाँ से आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है हमारे पास पाइथन के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर। और फॉर लूप प्लस इफ़ कंडीशन का भी हम लोगों ने कोलैबोरेशन देख लिया है। जी आप क्वेश्चन कर लें, कोई भी क्वेश्चन हो तो अगर माइक ऑन नहीं आप कर सकते तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दें। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि फॉर लूप में हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। अब जो यहाँ पे चले, मैं फॉर लूप का यूज़ करते हुए, बल्कि यहाँ पे मैं फॉर एस इन, अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली फारूक आबिद। बेसिकली मैं आपको ये करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्ट्रिंग पे वो एक एक करैक्टर को एक एक लाइन पे मुझे डिस्प्ले करवाएगा। तो ये देखें, ठीक है, स्ट्रिंग पे वो 1 बाय 1 वर्क करेगा, लेकिन लिस्ट में आपके पास ये एक पूरी आइटम आ जाती है, वहाँ पे वो स्ट्रिंग वाइज नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रिंग वाइज चलेगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई है। तो वो एफ को एक अलग करैक्टर समझेगा, एक अलग आइटम समझेगा, ए को अलग, आर को अलग, तो उस लिहाज से फिर वो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। और चूंकि स्पेस भी स्पेस लेती है मेमोरी में, तो वो भी यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। देन यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है नेस्टेड लूप की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। जिस तरह हम लोगों ने इफ़ कंडीशन नेस्टेड पढ़ी थी, इसी तरह फॉर लूप भी हमारे पास नेस्टेड वर्क करता है।
मैंने यहाँ पे ऊपर मेरे पास फ्रूट्स थे, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ सबसे पहले फ्रूट्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कलर्स नाम का एक और यहाँ पे लिस्ट ले ली, और जिसमें मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ गए, रेड, वाइट। बेसिकली ये सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि नेस्टेड लूप किस तरह से वर्क करेगी। ब्लैक एंड ब्लू, और इसको भी प्रिंट करवा लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। ये मेरे पास जो पहला फॉर लग रहा है ये आउटर फॉर लूप कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर एक्स इन, अब ये एक्स इन किस में है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये कलर्स में है। अब एक एक करके इस एक्स आइट्रेबल वेरिएबल को एक एक करके ये रेड असाइन होगा, वाइट असाइन होगा, ब्लैक असाइन होगा और ब्लू असाइन होगा। तो ये वाला लूप जो है वो मेरे पास आउटर लूप है, आउटर फॉर लूप। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास इनर फॉर लूप आ गया है। तो ये इनर फॉर लूप मैं किसको असाइन करूँगा, ये मेरे लिए होगा फ्रूट्स पे, ये फ्रूट्स पे वर्किंग करेगा। और अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैंने प्रिंट पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एफ द कलर एक्स इज बेस्ड ऑन वाई। अच्छा जी, अब ये किस तरह से वर्किंग करेगा, ये जो आउटर लूप है ये मेरे पास इनर लूप है, सेकंड वाला लूप मेरे पास इनर लूप है, इनर फॉर लूप। अब ये जो आउटर लूप किस तरह से वर्किंग करेगा, जब तक मेरे पास ये कलर्स की आइट्रेशन या फिर लिस्ट खत्म ना हो जाए तब तक ये लूप पूरे का पूरा चलता रहेगा। यानी कि जिस तरह ही ये चेक करेगा कि एक्स पहले कलर्स के अंदर मौजूद आइटम असाइन हो जाएगी एक्स को रेड। अब ये रेड तब तक फ्रूट्स के साथ प्रिंट होता जाएगा जब तक फ्रूट सारे के सारे आउटपुट में डिस्प्ले ना हो जाएं। यानी फ्रूट्स हमारे पास कौन कौन से थे, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, मैंगो। तो मैं एप्पल से लेकर मैंगो तक रेड साथ में डिस्प्ले होता जाएगा। अब मेरे पास फ्रूट्स की जो है वो लिस्ट खत्म हो गई है। उसके बाद ये दोबारा लूप क्या करेगा, एक्स के पास आ जाएगा। अब एक्स में रेड जो है वो हर एक फ्रूट के साथ आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। अब वाइट की बारी आ जाएगी, फिर वाइट के बाद ब्लैक, फिर ब्लू। तो जो हमारे पास नेस्टेड लूप जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है कि जब तक ये आउटर लूप ट्रू हो रहा है मेरे पास ये इनर लूप भी ट्रू होता रहेगा। जैसे ही इनर लूप फॉल्स हुआ तो वो चेक करेगा कि क्या आउटर लूप्स की अभी बाकी जो आई ट्रेबल्स के लिए आइटम्स मौजूद हैं कि नहीं है। तो अगर होंगी मौजूद तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से लूप को चला देगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, द कलर रेड इज बेस्ड ऑन एप्पल, रेड इज बेस्ड ऑन मैंगो, रेड इज बेस्ड ऑन ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, मैंगो। अब उसने यहाँ पे देखा कि हाँ ये जो कलर है रेड तमाम तर फ्रूट्स के साथ प्रिंट हो गया। अब फ्रूट्स में मैंगो के बाद तो और कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये लूप स्टॉप हो गया। वो दोबारा से आउटर लूप के पास चला जाएगा कि हाँ जी आपकी अभी लिस्ट में और कोई आइटम्स मौजूद हैं, बिल्कुल वो कहेगा। रेड के बाद अभी वाइट पड़ी हुई है, देन दोबारा से वाइट के साथ ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। फिर वाइट के साथ जो है वो सारे के सारे एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, पीच, ऑरेंज, मैंगो आ जाएगा। फिर दोबारा से फ्रूट्स जैसे ही ख़त्म होंगे वो दोबारा से क्या करेगा, कंडीशन आउटर लूप के पास जाएगा कि हाँ जी अब रेड वाइट के बाद और कोई आइटम मौजूद है, तो बिल्कुल ब्लैक और ब्लू मौजूद है। तो फिर एक बार ब्लैक के साथ डिस्प्ले होगा और फिर ब्लू के साथ, और उसके बाद फिर आपका ये आउटर लूप या फिर नेस्टेड लूप स्टॉप होगा। तो नेस्टेड लूप जो है वो बेसिकली डिपेंड है दोनों लूप्स के साथ कि अगर आउटर लूप में अभी आइटम्स मौजूद हैं तो वो पहले चेक करेगा कि क्या इनर लूप की सारी आइटम्स डिस्प्ले हो गई हैं। अगर तो हो गई हैं उसके बाद फिर वो आउटर लूप के पास जाएगा कि हाँ जी अब आप अपनी नेक्स्ट आइटम दे दें मुझे। नेक्स्ट आइटम ब्लैक आ जाएगी तो ब्लैक के साथ सारे के सारे फ्रूट्स के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे।
फिर उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है फ्रूट्स की तो लिस्ट दोबारा से ख़त्म हो गई है, फिर दोबारा वो आउटर लूप के पास जाएगा कि हाँ जी ब्लैक के अलावा अब कोई कलर आपके पास मौजूद है, आइटम मौजूद है। वो कहेगा हाँ आखिरी वाला जो कलर है ब्लू वो मौजूद है। फिर ब्लू के साथ सारे के सारे फ्रूट्स डिस्प्ले होंगे। जैसे ही सारे के सारे फ्रूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे ब्लू कलर के साथ मैंगो तक, वो दोबारा से आउटर लूप के पास जाएगा कि हाँ जी अब कोई और आइटम मौजूद है, तो बिल्कुल आइटम मौजूद नहीं होगी, तो यहीं पे हमारा फिर लूप जो है वो स्टॉप कर जाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ आई है कि नेस्टेड लूप किस तरह से बेसिकली वर्क करता है। हाँ जी, क्योंकि आपका जो आउटर लूप है वो इनर लूप पे डिपेंड है कि जब तक इनर लूप्स के तमाम तर फ्रूट्स नहीं डिस्प्ले हो जाते उस आउटर लूप की एक आइटम के साथ, वो तब तक आउटर लूप अपनी सेकंड आइटम नहीं पास करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो तमाम के तमाम जब तक फ्रूट्स नहीं डिस्प्ले हो जाएंगे एक कलर के साथ, सेकंड कलर की बारी नहीं आएगी। जैसे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर वो सेकंड कलर को पकड़ेगा, उसको फिर वो हर एक फ्रूट के साथ एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इस तरह बेशक आपके पास दो कलर्स हैं रेड ब्लैक, तो रेड ब्लैक के साथ ही सारे के सारे फ्रूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई है? तो फिर आप जो है वो आउटर लूप में आप जो वेरिएबल पास करेंगे ओरिजिनल वेरिएबल या वेरिएबल रेफरेंस, तो वो आप कलर्स की जगह फ्रूट्स पास कर दें, और सेकंड इनर लूप में आप फ्रूट्स की जगह कलर पास कर दें। तो फिर आपके पास क्या है, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। फिर एप्पल जो है वो एक एक करके तमाम कलर्स के साथ डिस्प्ले होगा, बनाना एक एक करके तमाम कलर्स के साथ डिस्प्ले होगा, दूसरा थर्ड जो होगा ऑरेंज होगा, ग्रेप्स होंगे। तो फिर इस तरह से चलेंगे, यानी रेड की जगह फिर सारे क्या हैं, एप्पल्स आ जाएंगे। एप्पल रेड, एप्पल ब्लैक, एप्पल वाइट, एप्पल ब्लू। उसके बाद फिर बनाना रेड, बनाना ब्लैक, बनाना वाइट और बनाना ब्लू। इस तरह से फिर आपके पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। लेकिन चलेंगे वो पेयर वाइज ही, क्योंकि नेस्टेड लूप इसी को कहते हैं। ओके, सो अब एक जो है वो छोटी सी हम और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे यहाँ पे प्रोसेस करनी है अपनी डेली की सेल प्रोसेस करनी है। ये एक मेरे पास रियल स्नैरियो बेस्ड एग्जांपल आ गई है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप एग्जांपल फॉर लूप का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे बल्कि हेडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेली सेल्स नाम का, क्योंकि वेरिएबल के नेम जो है वो आप जितने इजी रखेंगे उतने ही आपके लिए रिमेंबर रहेंगे। और यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गई है। फॉर एग्जांपल डेली की मेरे पास यहाँ पे किसी भी आइटम की सेल यहाँ पे ले लेते हैं, मेरे पास मौजूद है। देन यहाँ पे अच्छा ये पॉइंट में, चले पॉइंट में लिख लेते हैं। चलें, ये मेरे पास जो है वो डेली की यहाँ पे आ गई है। अब मुझे टोटल सेल निकालनी है, तो फिलहाल मेरे पास टोटल सेल मौजूद नहीं है, क्योंकि आइटम्स ही अभी आए हैं। तो फिर वही करेक्टर की जगह, सॉरी काउंट की जगह, काउंट की तरह ही यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि अभी सेल मैंने निकाली ही नहीं है। टोटल सेल वही होती है जो एट द वीक के एंड पे या फिर मंथ के एंड पे हम लोग निकालते हैं। अदरवाइज़ ये डेली की सेल्स होती हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली फॉर लूप का यूज़ कर लूँगा, फॉर सेल। अब किस में मैंने सेल चेक करनी है, डेली सेल्स के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर मेरे पास प्राइसेस पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे इसको गेट कर लूँगा।
और अब मुझे क्या काम करवाना है, वो करवानी है टोटल सेल मालूम करवानी है, यानी कि एडिशन करवाना है। तो वो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल अंडरस्कोर सेल्स प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब है कि जो इसकी पुरानी वैल्यू होगी उसमें तुमने नई वैल्यू को ऐड करके मुझे नया बैलेंस बता देना है। इसकी और आपको प्लस इक्वल सिंबल की एग्जांपल दूं तो हमारे पास आ जाती है बैंक अकाउंट की आ जाती है। अगर मेरे बैंक में पहले से पैसे पड़े हुए हैं 5,000 और मैं दोबारा से अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा रहा हूँ पैसे 10,000, तो वो 5,000 प्रीवियस बैलेंस के अंदर नए बैलेंस ऐड होके मेरे पास एक नई रकम आ जाएगी 15,000। तो हम इसलिए यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल लिख दिया। सेल क्यों लिखा, क्योंकि एक एक करके ये वैल्यू किसको असाइन होती जाएगी, इस आइट्रेबल वेरिएबल को असाइन होती जाएगी। और यहाँ पे फिर मेरा जो है वो लूप क्या है, फिनिश हो जाएगा। सो टोटल सेल मेरे पास यहाँ पे निकल आएगी। देन यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं टोटल बल्कि टोटल सेल, यहाँ पे हम टोटल और सेल्स लिख लेते हैं। देन उसके बाद अब यहीं पे मैं क्या करूँगा, अपनी एवरेज भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने AVERAGE एवरेज कहते हैं। टोटल को डिवाइड हम लोग करेंगे अपने लेन मेथड के लिए, तो एवरेज चूंकि बाद में निकालूंगा मैं यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ डेज ले लेता हूँ। अब नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं तो वो यहाँ पे लेन आ जाएंगे कि ये जो मेरे पास सेल आई है ये कितने दिनों की है बेसिकली। तो यहाँ पे चले दिन कुछ और भी ऐड कर देते हैं। चलो अब हम इसको करते हैं। लेन में मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेली सेल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज, AVERAGE। एवरेज मुझे निकालनी है तो किस तरह से निकलेगी, नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डेज को मैं डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूँगा, अपने टोटल सेल के जो सम हो के आएगी, टोटल अंडरस्कोर सेल्स जो सम हो के मेरे पास आएगी। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नंबर टोटल नंबर ऑफ डेज से करनी है। अभी वन बाय वन मैं इसको आपको फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे चलें, पहले मैंने ज़रा टोटल डेज निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे मैंने नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डेज, यहाँ पे मैंने f का यूज़ कर लिया। प्रिंट, अब मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज डेली सेल, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी AVERAGE एवरेज। ओके, अच्छा यहाँ पे ओके उसने कह दिया है 00। ओके जी, अब ये जो टोटल सेल हुई है उसने क्या काम किया है, मैंने यहाँ पे एक डेली अंडरस्कोर सेल्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मेरे पास लिस्ट के अंदर आइटम्स मौजूद हैं, टोटल सेल्स हैं। ठीक है कि एक दिन में जो है वो 267 हुई है, एक दिन में 85,000 समथिंग हुई है, एक दिन में 5,000, तो ये सारी हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ज़ीरो ही क्यों दिया है, ज़ीरो इसलिए दिया है कि हमारे पास अभी पिछला कोई भी टोटल सेल्स का हिसाब किताब नहीं है मौजूद। और फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये लिस्ट जो है वो नल हो तो एट द एंड मेरे पास आंसर ज़ीरो आए, ताकि मुझे पता चले कि कोई भी सेल नहीं हुई।
फॉर लूप कर दिया, सेल ले लिया, एक एक करके वो सेल को क्या करेगा यहाँ पे गेट करता जाएगा, 267 आ जाएगा, उसमें ऐड कर देगा 85,634 को, उसमें ऐड कर देगा 55,679 को। तो इस तरह से वो एक एक करके इन सेल्स को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। ऐड करने के बाद टोटल सेल जो बन गई है वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। टोटल सेल जो है वो कितनी हो गई है, 7,33,410। उसके बाद अब मैंने ये निकालना है कि ये जो मेरे पास सेल आई है ये कितने दिनों की सेल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैसे काउंट करूँ 1 2 3 4 तो इतना टाइम लगेगा, तो वो मुझे निकालना है। तो उसने बता दिया है मुझे 15 दिनों की आपकी ये सेल आई है, 7,33,410 जो है वो 15 दिनों की सेल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो ये लेंथ उसने फाइंड कर ली। अब मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज कहते हैं कि मैक्सिमम जो मेरे पास सेल हुई है, ठीक है, ये तो टोटल है लेकिन मुझे इस टोटल की एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, टोटल सेल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज में, कि अगर मेरी ये सेल जो है वो 15 दिनों के अंदर 15 दिनों पे इसको तकसीम किया जाए तो एक एवरेज मेरे पास कितनी आ जाती है, 48,894 एवरेज आ जाती है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास जो है वो स्नैरियो बेस एग्जांपल थी कि किस तरह से फॉर लूप का यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसमें हमें ये पता चल गया है कि फॉर लूप हमारे पास रियल स्नैरियो पे इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें हमें पता होता है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो कितनी बार चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है या कोई भी शॉपकीपर है, उसने अपने कंप्यूटर पे फॉर लूप को किस तरह से यूज़ किया होगा कि उसने एक मेजरमेंट की होगी कि मेरी दिन की जो है वो 100 सेल्स होनी चाहिए। तो फिर फॉर लूप उसे पता होगा कि उसका फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 50 बार। इज इट क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात की? ओके, तो वन बाय वन हमारे पास जो है इस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। सो 15 मिनट्स रह गए हैं। वाइल लूप भी हमारे पास बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है, उसका आसान है, उसको भी जल्दी से हम लोग गेट कर लेते हैं कि वाइल लूप क्या है। अच्छा, जिस तरह मैंने फॉर लूप बताया है कि कंडीशन फॉल्स होने पे वो आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो लूप क्या होगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इसी का रिवर्स आप वाइल लूप ले लें। वाइल लूप बेसिकली हमारे पास वर्क करता है जिसमें वो कंडीशन चेक करेगा, एक्सप्रेशंस चेक करेगा। फॉर लूप के अंदर वो क्या चेक करता था, लास्ट आइटम है कि नहीं है, लेकिन वाइल लूप में वो एक्सप्रेशन एक प्रॉपर कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई देन उसके रिगार्डलेस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। इसकी बहुत सारी आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो हम लोग एटीएम बैंक जो यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, तो एटीएम मशीन में हमने ये जस्टिफाई नहीं किया कि एक वक्त में कितने कस्टमर्स ने आना है और तुमने उसको डील करना है। तो वाइल लूप हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमें ये ना पता हो कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा। सिर्फ वाइल लूप में हमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि मेरी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन मिल रही है, मीट कर रही है, तो आउटपुट डिस्प्ले होती जा रही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास क्या है, वाइल लूप स्टॉप कर जाएगा। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास वो वर्क करेगा, एटीएम मशीन किस तरह से काम करेगी, तो उसमें वाइल लूप अप्लाई हो रहा है। कस्टमर जब भी आता है, क्योंकि फॉर लूप में एक स्पेसिफिकेशन है, नंबर ऑफ आइट्रेशन मुझे पता है कितनी बार चलेगी। अगर हम एटीएम मशीन में नंबर ऑफ एटीएम मशीन के बैकएंड पे हम लोग फॉर लूप अप्लाई कर दें तो फिर वहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि कितनी बार इस लूप ने चलना है। तो अगर मैं वहाँ पे पूरे दिन का लगा दूँ 100 बार जो है वो लूप चलना चाहिए, तो मेरे पास अगर कस्टमर उस एटीएम मशीन को यूज़ करने के लिए आगे हैं 150, तो बाकी के जो 50 हैं उनको तो जो है वो उनका तो टाइम लॉस हो जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं कि वाइल लूप सिर्फ ये काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती जा रही है वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स करता जाएगा। कस्टमर आया है, उसने जो है वो मशीन ऑन की है, उसने मशीन ने कहा कि आप अपना पिन एंटर करें, ये एक कंडीशन गई।
पिन एंटर किया, डेटाबेस में उस कस्टमर का पिन मौजूद होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, वो आगे फर्दर स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा कि हाँ जी अब आपने क्या निकलवाना है, कैश डिपॉजिट करवाना है, विड्रॉ करवाना है, क्या काम करना है, आपको स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये मल्टीपल्स कंडीशंस ट्रू होती जा रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, जिसमें हमें नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि कंडीशन मिलती जाएगी, लूप चलता जाएगा। अब एट द एंड जब पैसे हम लोग निकलवा लेते हैं तो कार्ड जो है वो कार्ड लेने से पहले वो आता है कि आपने फर्दर ट्रांजैक्शन करवानी है, तो उसमें हम कहते हैं कैंसिल। तो वहाँ पे वो भी कंडीशन मिल गई कि अगर कस्टमर पुश करता है, प्रेस करता है कैंसिल, तो फिर तुम क्या करो, वापस से अपनी पहली वाली स्टेटमेंट में चले जाओ कि पिन एंटर करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों लूप्स अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन में वर्क करते हैं। समझ आया है आपको ये कॉन्सेप्ट के वाइल लूप का भी यूज़ करते हैं हम और फॉर लूप का भी यूज़ करते हैं। और ज़्यादा चले आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दे दूं तो कैलकुलेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो चाहे साइंटिफिक है, सिंपल है, मोबाइल पे है या फिर फिजिकली उसकी डिवाइस हमारे पास मौजूद है, तो कैलकुलेटर पे भी हमारे पास वाइल लूप वर्क कर रहे हैं। ये लूप काम कर रहे हैं जो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जब तक कैलकुलेटर ख़राब ना हो जाए वो चलता जाता है। वो ये नहीं कहता कि बस आपने 5 जमा 6 एक दफ़ा कर लिया आप दोबारा नहीं करेंगे, आप पागल हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि आप जितनी बार भी 5+6 प्रेस करते जाएंगे वो आपको मल्टीपल्स टाइम आंसर देता जाएगा 11 11 11। वो ये नहीं करेगा कि भाई आपने 12-13 दफ़ा पूछ लिया है 5+6 कितना है, अब मैं आपको आंसर दे देता हूँ 13। वो ऐसे नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास वाइल लूप वर्क करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल से एग्जांपल से जो है वो समझ आई होगी कि किस इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, बट एग्जांपल्स को जो है वो दिल पे नहीं लगाना, सॉरी फॉर दैट। तो चलें अब इसको भी हम लोग ज़रा इम्प्लीमेंट अपनी जुपिटर नोटबुक में करके देखते हैं। ओके 10 मिनट्स हैं, हम अपने वाइल लूप को भी देखते हैं। हमारे पास सेकंड लूप है दैट इज़ वाइल लूप। वाइल लूप है WILE, वाइल लूप। और वाइल लूप में हमेशा जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहता है। तो इसमें हमारे पास फॉर लूप में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो है वो ले लिया है वेरिएबल, मैंने नाम ले लिया। अब मुझे यहाँ पे पूछना है यूज़र से एक नंबर पूछना है। बेसिकली मैं यहाँ पे कॉम्युलेटिव सम फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। कॉम्युलेटिव सम कहते हैं या कॉम्युलेशन सम, वो होता है हमारे पास कि अगर यूज़र 6 नंबर्स का 6 इंटीजर नंबर्स का सम ऐड करना चाह रहा है तो बेसिकली वो कुछ यूँ ऐड होगा 6+5+4+3+2+1। तो ये हमारे पास कॉम्युलेटिव सम होता है। तो उसके लिए मैं यूज़र से पूछूंगा कि आप अपना जो है वो नंबर एंटर करें जिसका आपको सम चाहिए, तो वो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सम नाम का अंडरस्कोर वेरिएबल ले लिया, सम नाम, वो मैंने स्टार्टिंग में 0 रख दिया। अब 0 क्यों रखा, अगर यूज़र ने एंटर कर दिया 0 तो फिर मुझे आउटपुट में डिस्प्ले भी तो 0 करवाना है, देन उसके लिए मैंने यहाँ पे सम 0 रखा है। एक और मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया स्टार्ट फ्रॉम, शुरू कहाँ से करना है, तो शुरू 1 से करना है। क्यों 1 से करना है, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करे तो वो इटसेल्फ वही नंबर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। यूज़र अगर यूज़र ने एंटर किया है 5 तो इसका मतलब है उसको सम चाहिए 5+4+3+2+1।
तो जो भी आंसर आएगा उसको 0 में ऐड करेंगे तो इटसेल्फ वही आंसर हमारे पास रहेगा। फॉर एग्जांपल 20 आएगा तो 20 को 0 में ऐड करो तो आंसर 20 ही रहेगा, 200 नहीं बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि स्टार्ट तुमने करना है वन से। अगर यूज़र एंटर करता है 4 तो 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका मुझे कॉम्युलेटिव सम दे देना है। अब वाइल लूप में कैसे इसका यूज़ है वो हम देखते हैं। वाइल, यहाँ पे फिर से कीवर्ड यूज़ करेंगे हम वाइल। ये साथ साथ आप कीवर्ड्स को भी जो है वो गो थ्रू करते जाइएगा, आपके पास ये कीवर्ड्स ही होंगे वाइल। अब वाइल क्या काम करेगा, स्टार्ट अंडरस्कोर फ्रॉम। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। फॉर लूप में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी जब तक हमने इफ़ का यूज़ नहीं था किया, तो यहाँ पे अब कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेस देन इक्वल टू, अब किससे लेस देन और इक्वल टू, नम, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने नंबर एंटर किया है 4, कि मुझे 4 नंबर्स इंटीजर, 4 इंटीजर नंबर्स का सम निकाल कर दो। तो स्टार्ट मैंने कहाँ से काय करना है, 1 से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है कि एक जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो फिर मैं क्या कहूँगा, इस 1 को क्या कर दो, सम नंबर्स के अंदर ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सम अंडरस्कोर नम प्लस इक्वल, वही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे इसको भी कह सकते हैं, कर दो स्टार्ट फ्रॉम। क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम क्या है, 1, नंबर क्या है 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो 0 + 1 सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये स्टार्ट की भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, ये 2 हो जाएगा। कि इसका मतलब है कि अब लूप दूसरी दफ़ा चलने लगा है, अब दूसरा नंबर ऐड होने लगा है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट अंडरस्कोर फ्रॉम में भी एक नंबर का इजाफा कर दूंगा, प्लस इक्वल 1। तो पहले 1 था, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। अब सम की वैल्यू क्या चल रही है, 1, 1 में 2 का इजाफा करना है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम की अब वैल्यू क्या चल रही है, 2। तो 1 + 2 3, 3 स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2, उसमें एक का इजाफा कर दो, तो ये भी हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है। तो सम की इस वक्त वैल्यू क्या है, 3, और स्टार्ट की भी वैल्यू क्या है, 3। 3 + 3 6, और स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट फ्रॉम की वैल्यू है 3, उसमें एक का इजाफा कर दो 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4, छोटा तो नहीं है 4 से, लेकिन बराबर ज़रूर है। तो क्या है, सम की पुरानी वैल्यू क्या है, 6, स्टार्ट फ्रॉम की वैल्यू क्या है 4, 6 + 4 10। उसके बाद यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, ना तो 5 4 से छोटा है और ना ही 5 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और सम चूंकि हमने कॉम्युलेटिव सम निकालना था 4 नंबर का, तो वो मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको 1 बाय 1 हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया कि एट द एंड मुझे सिर्फ आंसर दे देना, द ऑफ अ गिवन नंबर इज, और नंबर में नाम नहीं बल्कि ऑफ अ गिवन नंबर नम इज सम अंडरस्कोर नम। तो यहाँ पे अब मैंने इस सेल को रन किया, उसने मुझे कहा है एंटर करे नंबर, मैंने 4 एंटर किया, तो देखें 4 का कम्युलेटिव सम क्या आ गया है, 10। तो इस तरह से मेरे पास फॉर वाइल लूप वर्क किया है। दोबारा से मैंने इस कोड को रन किया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो देखें 100 का कम्युलेटिव सम क्या आ गया, 550। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क करता है। अब एक और हम लोग वाइल लूप में ही एग्जांपल देखते हैं, फैक्टोरियल एग्जांपल हम लोग जल्दी से देखते हैं कि फैक्टोरियल में हमारे पास फॉर लूप का काम नहीं चलेगा, बल्कि वाइल लूप ही वर्क हमारे पास करेगा। तो फैक्टोरियल की भी हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। मुझे जल्दी से जो है वो आप कमेंट करके बता दें कि आपको ये एग्जांपल समझ आ रही है, लूप्स की समझ आ रही है। अब फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल नंबर बेसिकली कहते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही बन जाता है। मैंने यहाँ पे नाम ले लिया और इंटीजर यूज़र से पूछ लिया
और यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर आ नंबर। उसके बाद नंबर उसने एंटर किया। नंबर एंटर करने के बाद मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, दैट इज़ फैक्ट 1, कि अगर यूज़र 0 नंबर भी एंटर करता है तो तुमने क्या करना है, मुझे आंसर क्या दे देना है, 1 देना है। और आइट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1, कि लास्ट नंबर जो है वो 1 तक जाना चाहिए। उसके बाद वाइल 1 क्या होगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू नम। उसके बाद तुमने क्या करना है, आई में भी एक का इजाफा करते जाना है। सो आई प्लस इक्वल 1, बल्कि आई प्लस इक्वल से पहले यहाँ पे फैक्ट में मुझे जो फैक्टोरियल का हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है वो स्टैटिक इक्वल का यूज़ होगा, स्टैटिक इक्वल आई। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। अभी मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, अब नंबर क्या है मेरे पास, नम इज फैक्टोरियल फैक्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा 5 का मुझे फैक्टोरियल दो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 120। बेसिकली ये वर्क किस तरह से किया है, फैक्ट है 1, ठीक है, और स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 1 5 से क्या है, छोटा है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी मेरे पास, फैक्टोरियल की वैल्यू थी मेरे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। 1 मल्टीप्लाई 1 होने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, 1 प्लस 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। इसका मतलब है अब दूसरी दफ़ा लूप चलने जा रहा है। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू जो इस टाइम 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आई की वैल्यू से। आई की वैल्यू है 2, तो फैक्टोरियल यहाँ पे हो गया 2। आई की वैल्यू 2 में एक का इजाफा हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू नम, कंडीशन ट्रू है। फैक्टोरियल की पुरानी वैल्यू क्या है, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इसमें एक का इजाफा हो जाएगा 4। कंडीशन ट्रू है कि 4 लेस देन इक्वल टू 5। फैक्टोरियल की पुरानी वैल्यू जो है वो क्या थी, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। और अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, छोटा तो नहीं है लेकिन बड़ा ज़रूर है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, तो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 120। आई की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फैक्टोरियल की 120 यहाँ पे मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो स्टेप समझ आए होंगे। इसकी मैं आपको दोबारा से ये रन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, तो 0 का देखें मेरे पास फैक्टोरियल क्या आया है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रखी है कि अगर यूज़र 0 ऐड कर दे तो तुमने आउटपुट में डिस्प्ले 1 करवाना है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बहुत ही ईजी और सिंपल से हमारे पास ये टॉपिक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं वाइल लूप का यूज़ करते हुए। अब इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल है कि मैं बार बार यूज़र से क्या कर रहा हूँ, डाटा ले ही जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज़र से तब तक डाटा लेता जाऊँगा जब तक यूज़र खुद क्या ना कर दे, एग्जिट ना कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाइल और ट्रू कीवर्ड यूज़ करूँगा। ये ट्रू कीवर्ड या ट्रू तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मैंने यहाँ से यूज़र से नेम पूछना है कि अपना भाई नाम एंटर करो। मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर द नेम, या तो नाम एंटर करो या फिर क्या करो, एग्जिट लिख दो। नाम एंटर करो या फिर एग्जिट लिख दो इस लूप को स्टॉप करने के लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने साथ में इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर नेम, और साथ में मैंने डॉट लोअर का यूज़ कर दिया, अगर नेम डबल इक्वल है किसके, एग्जिट के। लोअर इसलिए यूज़ किया है कि अगर यूज़र कैपिटल एग्जिट एंटर करेगा तो उसको क्या कर देगा, लोअर केस में शिफ्ट कर देगा, और अगर शॉर्ट में ही करेगा तो वो तो फिर इटसेल्फ शॉर्ट ही रहेगा। और फिर तुमने क्या कर देना है यहाँ पे,
उसको ब्रेक कर देना है। अच्छा, ये ब्रेक एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होता है जो क्या काम करता है, ब्रेक तब हमारे पास यहाँ पे वर्क करेगा कि जैसे यूज़र ने एग्जिट प्रेस किया, एग्जिट लिखकर एंटर किया, तो फिर क्या करना है, तुमने इस लूप को यहीं पे स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर तुम क्या करते जाओ, प्रिंट करवाते जाओ। सो प्रिंट क्या मैसेज करवाना है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट करवाओ हेलो माय नेम इज़, और नेम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो क्लास, हेलो पाइथन्स क्लास, माय नेम इज़ एंड आई एम द पार्ट ऑफ Zynex सॉल्यूशंस। ओके जी, जैसे मैंने इस सेल को रन किया, अब उसने मुझसे यहाँ पे नाम पूछ लिया। मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया फ़ारूक आबिद, तो देखें उसने मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, हेलो पाइथन्स क्लास, माय नेम इज़ फ़ारूक आबिद एंड आई एम द पार्ट ऑफ Zynex सॉल्यूशन। सेकंड नाम उसने पूछ लिया, सेकंड नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, तो उसने कह दिया असद बेग। थर्ड नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थर्ड नाम मैंने यहाँ पे ले लिया अंस इरफान। ओके, फोर्थ नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तलहा। तो इस तरह से वो चलता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जिट लिखा, चले मैं यहाँ पे एग्जिट जो है वो कैपिटल अपर केस में लिखता हूँ, तो देखें उसने उसको क्या किया है, शिफ्ट कर दिया लोअर केस में, और वहीं पे मेरा लूप स्टॉप कर गया। अब मुझे डायलॉग बॉक्स और आगे अपीयर नहीं हो रहा। तो वाइल लूप इसलिए भी यूज़ करता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए लूप चलता जाएगा चलता जाएगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ईजी है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।